हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी चैनल लखनऊ गुरुकुल पर। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस पे, जो कि आपका सोशोलॉजी का है। ठीक है, तो समाजशास्त्र का ये सिलेबस है, सेकंड सेमेस्टर का हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 पेपर आपको पढ़ने होते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर और पेपर सेकंड आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, इस वजह से पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ आपको इस सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर की, तो इसमें आपको पहला जो पेपर पढ़ना है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी, जो कि पेपर थर्ड है आपका, और पेपर फोर्थ है आपका यहाँ पर इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम्स। ये 2 पेपर हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि माइनर वालों को कौन सा पेपर पढ़ना है और मेजर वालों को कौन सा पेपर पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मेजर वालों को दोनों पेपर पढ़ने हैं, पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी एंड इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम्स, दोनों पेपर आपको पढ़ने हैं। लेकिन जो माइनर का स्टूडेंट है उसे सिर्फ पेपर फोर्थ पढ़ना है। ठीक है, माइनर वालों को, जो माइनर के स्टूडेंट हैं उन्हें सिर्फ यही पेपर यहाँ पर पढ़ना है, इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई। आप लोगों को ये वाला पेपर नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब हम बढ़ते हैं कि इसके सिलेबस क्या है। ठीक है, इसका सिलेबस आपको वेबसाइट पे देखो, ऐसे इंग्लिश में मिल जाएगा, लेकिन हिंदी में भी आपका सिलेबस है, जिसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके माध्यम से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, तृतीय प्रश्न पत्र यानी समाजशास्त्र में मूल अवधारणाएं, अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर पहला जो यूनिट है, ठीक है, पहली यूनिट में आपका आएगा सामाजिक क्रिया तथा सामाजिक संबंध। ठीक, इसमें आपको सोशल एक्शन एंड सोशल रिलेशनशिप पढ़ना होगा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी कि सामाजिक क्रिया का समाजशास्त्री अर्थ क्या होता है। ठीक है, जिसमें आपको वेबर के बारे में, पार्सन्स के बारे में, ठीक है, पढ़ना होगा। सामाजिक क्रिया के प्रकार क्या होते हैं इन सभी समाजशास्त्रियों के अनुसार। ठीक है, सामाजिक संबंध की क्या अवधारणा है, क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, सामाजिक संबंधों के प्रकार क्या हैं। ठीक है, जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में आपको इस जो पहली यूनिट का जो पहला टॉपिक है, इस पर आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। ठीक है, इसके बाद आता है परिस्थिति एवं भूमिका। ये पेपर थर्ड की बात हो रही है। ठीक है, ये है आपका पेपर थर्ड, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर परिस्थिति एवं भूमिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटस एंड रोल। ये आपको पढ़ना है कि समाज में क्या स्टेटस रहता है, कैसा रोल रहता है। ठीक है, इसमें आपको इसकी डेफिनेशन या इसकी जो अर्थ है उसके बारे में पढ़ना है। सामाजिक परिस्थिति की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में पढ़ना है। महत्व और विशेषताएं, सिग्निफिकेंस वगैरह जितनी भी होती हैं। ठीक है, फीचर्स, और फिर सामाजिक परिस्थिति के प्रकार क्या हैं, टाइप्स क्या होते हैं, जो सामाजिक स्थिति है, स्टेटस है, रोल्स हैं, इनके क्या प्रकार हैं, टाइप्स क्या हैं। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के बारे में बताया जाएगा। फिर भूमिका का अर्थ क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। भूमिका मतलब रोल, कि आपका समाज में क्या रोल है। ठीक है, एक सामाजिक नागरिक होने के नाते आपका क्या रोल है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, परिस्थिति तथा भूमिका में संबंध बताया जाएगा कि ये जो आपका स्टेटस है और जो रोल है, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये भी आपको बताया जाएगा। परिस्थिति तथा भूमिका का यहाँ पर महत्व, इंपॉर्टेंस, जैसा मैंने आपको पहले बोला, जितना भी आपका स्टेटस और रोल है उस पर बेस्ड है। तो आपको जो यहाँ पर ओरिजिनल सिलेबस है लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, उसमें आपको टॉपिक मेंशन किया जाएगा। उस टॉपिक में बस आपको बताया जाएगा कि सोशल एक्शन एंड सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है, स्टेटस एंड रोल, लेकिन उसके अंदर भी जो इम्पोर्टेंस हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, वो भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो कि आपका हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक बुक का है, बुक में जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से चलती है, उसी का मैंने ये PDF तैयार किया है, क्योंकि इसमें आसान ये होगा क्योंकि आपका हिंदी में भी है। ठीक, तो फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सामाजिक संरचना, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना कैसी होनी चाहिए, सोशल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसकी क्या अवधारणा है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो मोस्टली जितने भी टॉपिक हैं उसकी क्या डिफिनेशन है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है,
उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या सिग्निफिकेंस हैं, ठीक है, और क्या टाइप्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। एक प्रकार से बेसिक नॉलेज जो कि सोशियोलॉजी में आपको लेना है वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर सामाजिक संरचना के क्या क्या तत्व हो सकते हैं, एलिमेंट्स क्या हैं इस सोशल स्ट्रक्चर के, सामाजिक संरचनाओं में भिन्नता कैसे है, क्या डिफरेंसेस आपको देखने को आते हैं, और सोशल स्ट्रक्चर के अध्ययन का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं आप लोग देखते हो, डिफिनेशन हुआ, टाइप्स हुआ, सिग्निफिकेंस हुआ, इंपॉर्टेंस हुआ, ये सारी चीज़ें, फीचर्स हुए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी होती हैं। अगला टॉपिक आता है आपका सामाजिक संगठन एवं सामाजिक व्यवस्था, यानी कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल सिस्टम, ठीक है। इसमें भी आपको पढ़, समाज में कई संस्थान होते हैं, कई संस्थाएं हैं, कई संगठन हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, जो कि सामाजिक तौर पर अपने क्रियाकलाप जारी रखते हैं, ठीक है। तो उनका क्या अर्थ होता है, सामाजिक संगठन क्या होते हैं, उनका अर्थ क्या है, कैसे काम करते हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, सामाजिक संगठन के क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो तत्व हैं वो, ठीक है, उसके क्या लक्षण हैं, ये सारी चीज़ें, सामाजिक संगठन तथा सामाजिक संरचना में क्या डिफरेंस कर सकते हैं, संगठन और संरचना में अंतर होता है। इसके पहले का कॉन्सेप्ट आपने स्ट्रक्चर पढ़ा, और यहाँ पर संगठन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है इससे। फिर सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, व्यवस्था मतलब ये सिस्टम, सोशल सिस्टम कैसा होना चाहिए, समाज का जो सिस्टम है, ठीक है। इसके बाद व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था में अंतर, ये इसमें भी डिफरेंस बताएगा आपको। फिर व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, मैंने एक चीज़ मोटे तौर पे बोली ना कि सारा जो स्ट्रक्चर एक पूरा बन के आ रहा है, डिफिनेशन से लेकर के टाइप, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस और फीचर्स, ये सारा चीज़ें, ठीक है। और फिर सामाजिक व्यवस्था के तत्व, एलिमेंट्स, संरचनात्मक और संस्थात्मक आपको संरचनाएं मिलेंगी, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था के क्या टाइप्स हो सकते हैं, पार्सन्स के अनुसार परंपरागत यहाँ पर तथा आधुनिक सामाजिक व्यवस्था क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका पार्सन्स के अनुसार, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। तो अगला जो है वो है सामाजिक प्रतिमान, जनरीतियां व लोकचार, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें अगर देखें तो सिलेबस में आपका है सोशल नॉर्म्स, ठीक है, फोकवेज एंड मोरेज, फिर है सैंक्शन एंड वैल्यूज। इसमें आप देखेंगे कि सामाजिक प्रतिमान का क्या अर्थ होता है, हाँ, सामाजिक प्रतिमान का क्या अर्थ है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, सामाजिक प्रतिमानों के क्या प्रकार होते हैं, ठीक है, उसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है पूरा जो अभी बताया। प्रतिमानों की सामाजिक भूमिका क्या है, रोल भी पूछ लेता है, ठीक है। शास्तियां और प्रतिबंध, शारीरिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा प्रत्याशित मतलब जो हम एक प्रकार से आशा करते हैं जिस चीज़ के होने की। सामाजिक मूल्य क्या है, ठीक है, इसकी अवधारणा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। सैंक्शंस एंड वैल्यूज, ये जो मूल हैं, समाज के क्या मूल्य हैं उन पर आधारित है, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण में मूल्यों की क्या भूमिका है, समाज को कंट्रोल करने में यहाँ पर कुछ वैल्यू होते, कुछ रूल्स होते हैं, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं। वैल्यू मतलब आपके जो मूल्य हैं, मूल्य सिद्धांत होते हैं, उन पर क्या उनका क्या सामाजिक व्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है, सारी चीज़ें जो कि समाज को नियंत्रित रखती हैं, ठीक है। तो ये हुआ। इसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, ठीक है, जिसमें आपको सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, पर संस्कृति ग्रहण, सात्मीकरण एवं एकीकरण, जिसमें आपको सोशियो कल्चरल, अगर इंग्लिश में बोलें तो सोशियो कल्चरल प्रोसेस, कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, एक्लरेशन, फिर एसिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने में आएंगी, जो कि समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं। इन पर आपको अध्ययन करना पड़ेगा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये सामाजिक क्रिया का क्या अर्थ है, सहयोग का क्या अर्थ होता है, इसकी विशेषताएं, स्वरूप, महत्व, प्रतिस्पर्धा की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, इसकी विशेषताएं, मतलब जो भी आपका सिलेबस दिया हुआ है उसके बारे में एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। उसकी डिफिनेशन, विशेषताएं, टाइप्स, इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सब कुछ दिया है यहाँ पर, जो जो टॉपिक आपके दिए हैं, जैसे कॉपरेशन दिया है, ठीक है, कंपटीशन दिया, प्रतिस्पर्धा, तो इन सब की विशेषताएं, डिफिनेशन वगैरह एक मोटे तौर पे भी। फिर सात्मीकरण और इसी प्रकार का इसकी विशेषताएं, अर्थ और इसको प्रोत्साहन देने वाली क्या क्या दशाएं हो सकती हैं। एकीकरण का अर्थ, मुख्य आधार, सामाजिक क्रियाओं पर। तो एक प्रकार से मोटे तौर पे जो बेसिक चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। फिर आता है सामाजिक नियंत्रण, ठीक है, अभी बात हुई यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण की, सोशल कंट्रोल, ठीक है, अभी इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर अध्ययन किया उसी पर। सामाजिक नियंत्रण का क्या अर्थ है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है,
ठीक है, इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, प्रकार, औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण कैसा होता है, ठीक है, फिर इसकी क्रियाविधि के क्या साधन है, सामाजिक नियंत्रण के का अभिकरण कैसे हो सकता है, सामाजिक नियंत्रण तथा सामाजिकरण में क्या अंतर है, ठीक है, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिकरण यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि क्या इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण मतलब सोशल कंट्रोल और सामाजिकरण मतलब सोशलाइजेशन, इसमें आपको डिफरेंस बताया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो आपको सिलेबस में मिल जाएंगे, उसका एक डिटेल विवरण हिंदी में आपको जो कि एक बुक से लिया है, मैं फिर इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ, वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अभी आपसे बोला गया, ये ऊपर बताया गया सामाजिक नियंत्रण तथा सामाजिकरण में अंतर, ठीक है। तो अभी आपने सामाजिक नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब सामाजिकरण क्या है, तो ये सामाजिकरण एक नया टॉपिक आपका जुड़ जाएगा सोशलाइजेशन का, ठीक है। इसमें आपका सामाजिकरण का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी क्या अवस्थाएं हैं, सामाजिकरण अभिकरण के साधन क्या होते हैं, सामाजिकरण के क्या सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में जो स्पेसिफिक आपके यहाँ पर समाजशास्त्री रहे हैं, ठीक है, सोशलिस्ट रहे हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कूले हुए, मीड हुए, फ्रॉयड हुए, दुर्खिम हुए, सामाजिकरण की क्या आवश्यकता है, इसका क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें, यानी कि अगर हम सामाजिकरण बोल रहे हैं तो मतलब सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे टॉपिक है आपका सामाजिक स्त्रीकरण, ठीक है, जी हाँ, सामाजिक स्त्रीकरण अर्थ, आधार एवं स्वरूप, ठीक है, इसका होगा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, मीनिंग क्या है, बेसिस क्या है और इसके फॉर्म्स क्या हो सकते हैं। इसमें भी आपको अर्थ, विशेषताएं, इसके प्रमुख आधार क्या हैं, इसका स्त्रीकरण का क्या स्वरूप हो सकता है, ठीक है, जाति वर्ग में क्या अंतर होता है, समाज में स्त्रीकरण होता है ना। आप देखते हो कि कुछ लोग कास्ट पे मतलब बटे हुए होते हैं, अगर देखा जाए समाज में तो गरीब से अमीर का भी एक स्तर होता है। तो ये जो स्त्रीकरण है समाज में, आप स्त्रीकरण देखते हैं। सोशोलॉजी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके पूरे इन्वायरमेंट को एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप एक अच्छे लेवल पर आकर देखते हो, ठीक है, पढ़ते हो उनके बारे में, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। अभी देख लोगे कास्ट का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो जो आप देखते हो ना कि ये फॉर्म हम भरते हो जनरल, ओबीसी और एससी वगैरह, इस सब कुछ आपका इसी सामाजिक स्त्रीकरण के इस कॉन्सेप्ट में कवर किया जाता है, ठीक है। तो सामाजिक गतिशीलता, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या प्रकृति है, इसका क्या प्रकार है, सोशल मोबिलिटी, ठीक है, मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स, ठीक है। सामाजिक गतिशीलता क्या होती है, इसकी क्या अवधारणा है, वही इसके क्या प्रकार हैं, समतल तथा उदग्र होता है, मुक्त तथा बंद, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने वाले क्या कारक हो सकते हैं, ठीक है, सामाजिक गतिशीलता का प्रवास में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। थोड़ा सा हिंदी में है तो इस वजह से चीज़ें अच्छी से क्लियर हो रही हैं आपको, आई होप। अगला है सामाजिक परिवर्तन। अगला है सामाजिक परिवर्तन, अर्थ, प्रकार एवं कारक। सोशल चेंज क्या होता है, मीनिंग, टाइप्स एंड फैक्टर्स। जो भी आप देख रहे हो समाज में चेंजेस हो रहे हैं ना, वो चेंजेस किस लेवल पे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में पढ़ने में आएंगी। सामाजिक परिवर्तन की क्या अवधारणा है, हम सामाजिक परिवर्तन से क्या अर्थ निकाल सकते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, अगर सामाजिक परिवर्तन है तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, इसके इंपॉर्टेंस पे आपको अध्ययन करना है कि क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, क्या समाज में परिवर्तन आवश्यक है, अगर समाज में परिवर्तन नहीं होगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पे। ये सारी चीज़ें इस कॉन्सेप्ट में, मतलब जो भी चेंजेस हो, जो भी सोशल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे सोशल चेंजेस से आप क्या पढ़ेंगे इसमें बारे में, इसके बारे में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। आप पहले देखते थे दास प्रथा थी, ठीक है, पर्दा प्रथा थी और जो सती प्रथा थी, ये सारे तो क्या थे, लेकिन आज इसमें बदलाव हुआ है, सोशल चेंजेस हुए हैं, उनको लेकर के सोसाइटी पे, समाज पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, इस पर आपको एक प्रकार से इन परिवर्तनों का क्या अर्थ है, कितने प्रकार के हो सकते हैं सोशल चेंजेस और इसका क्या क्या कारक हो सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस टॉपिक में पढ़ने में आएंगी। फिर है सामाजिक आंदोलन, अर्थ एवं प्रकार। अब समाज है, समाज में परिवर्तन लाना है तो उन समाज में परिवर्तन लाने के लिए आंदोलन करना जरूरी होगा। कोई भी सामाजिक परिवर्तन समाज में बिना आंदोलन के, बिना किसी भी प्रकार के जो मूवमेंट है उनके यहाँ पर संभव नहीं हो चुका है। उनके लिए आवाज़ उठाई जाती है, उस आवाज़ को किस किस स्तर पर उठाया गया है, ये सारी चीज़ें आपको सोशोलॉजी में ही पढ़नी है।
हालांकि इतिहास भी इसका एक आधार रहा है, इतिहास में भी आप इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, लेकिन सामाजिक आंदोलन की जब बात आती है तो सामाजिक मतलब वो चीज़ें समाज से जुड़ी हुई, वो चीज़ें सोसाइटी से रिलेट करती हैं। जब वो चीज़ें रिलेट करेंगे सोसाइटी से तो हम उनको सोशोलॉजी में अध्ययन करेंगे। तो सोशल मूवमेंट्स हुए, मीनिंग एंड टाइप्स, कितने प्रकार के आंदोलन हुए, ठीक होते हैं, कितने प्रकार के, कई प्रकार के हो सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है, आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आंदोलन होते हैं, बहुत से आपके आंदोलन होते हैं। पर्यावरण पर अगर कोई आंदोलन किया जा रहा है तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका आंदोलन कहलाएगा, मूवमेंट कहलाएगा, क्योंकि पर्यावरण एक सार्वजनिक मुद्दा है जो पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करता है, ठीक है। फिर इसकी क्या अवधारणा है, क्या विशेषताएं हैं, सामाजिक आंदोलन के प्रकार क्या हैं, इसके उत्पत्ति के क्या आधार हुए हैं, कहीं ना कहीं से तो इसका ओरिजिन हुआ होगा, उस पर चर्चा की जाएगी। भारत में सामाजिक आंदोलनों की उत्पत्ति के क्या सामान्य कारक रहे हैं, सामाजिक आंदोलनों के प्रकार अथवा महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ये ना हो तो क्या आप इन सामाजिक, हर चीज एक दूसरे से यहाँ पे रिलेट करती है, क्या अगर सामाजिक आंदोलन ना हो तो क्या हम सामाजिक परिवर्तन की चर्चा कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो है वो एक अगला पेपर आता है जो कि आपको पढ़ना है चतुर्थ पेपर के रूप में, और ये वाला जो पेपर है ना गाइज ये वाला जो पेपर है ये सिर्फ आपको माइनर वालों को ही पढ़ना, माइनर वालों को यही पेपर पढ़ना है, ठीक है। और मेजर वालों को भी पढ़ना है, लेकिन माइनर वालों को ये पेपर पढ़ना है, ठीक है। माइनर वालों को पहला पेपर नहीं पढ़ना है, पहला जो बताया है वो नहीं पढ़ना, माइनर वालों को यही पेपर पढ़ना है, और मेजर वालों को भी ये पेपर पढ़ना है। मेजर वालों को दोनों पढ़ने, माइनर वालों को सिर्फ ये पढ़ना है, ठीक है। भारतीय समाज, मुद्दे और समस्याएं, इंडियन सोसाइटी। अभी तो हम एक जो मोटे तौर पे देखा जाए जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात कर रहे थे, ठीक है। जो मेन प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी, अगर इंडिया के लिए वही है तो यूरोप में भी, अगर देखा जाए एशिया में भी वही है तो आपकी यूरोप में भी वही होगी, ठीक है। इंडिया में भी है तो अमेरिका में भी सोसाइटी का वही स्वरूप होगा, ठीक है। तो जो एक महत्व है वही होगा, तो सोसाइटी वहां वही। तो अभी तक हमने एक प्रकार से जो मेन कॉन्सेप्ट है उन पर चर्चा की। अब हम जो भी भारतीय समाज में चीजें देखें, वो जो भी सोसाइटी में चीजें देखेंगे वो भारतीय स्तर पर देखें, इंडियन लेवल पे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें से इंडियन सोसाइटी में इश्यूज क्या हैं और इसकी क्या समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो पहला है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में विविधता एवं एकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपसे इस पर क्लास 10th ले लें या 12th ले लें, जो भी हो, उसमें आपको इस पर निबंध भी लिखने को आया होगा, ऐसे आया होगा, ठीक है। भारतीय समाज में एकता, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, भारतीय समाज की विविधता, भारतीय समाज की विविधता, इस विविधता के क्या कारण रहे हैं, परिणाम क्या हैं। तो भारत को पता है ना कि आपको क्या कहा जाता है, भारत को कहा जाता है डाइवर्सिटी, एक डाइवर्सिटी प्लेस है, भारत को एक डाइवर्सिटी प्लेस कहा जाता है। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की जो विविधताएं हैं वो देखने में आएंगी, ठीक है। कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक है तो वो अलग वेशभूषा में रहेगा, तमिल में चले जाएंगे, तमिलनाडु में चले जाएंगे, वहाँ पर अलग वेशभूषा रहेगा। तो भारत एक प्रकार से डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, डाइवर्सिटीज जो हैं, विभिन्नताएं वो बहुत हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या रहे हैं, ठीक है, भारत में ही ऐसा क्यों हुआ है, ठीक। तो इसके क्या परिणाम भी रहेंगे, इस पर भी, अगर डाइवर्सिटी है, एकता, यही तो मेन है ना कि इतनी डाइवर्सिटीज हैं इंडिया में, फिर भी हम लोग एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे की जो मूल भावनाएं हैं उसको कभी ठेस नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ अपवाद, कुछ देखा जाए तो ऐसे हो जाते हैं एक्सेप्शंस, लेकिन उनको छोड़ करके भारत में देखा जाए तो एकता व्याप्त रहती है डाइवर्सिटी के होते हुए भी। तो इंडियन सोसाइटी के संबंध में हम डाइवर्सिटी पर चर्चा करेंगे। इसके बाद समाज की जो विविधताएं हैं उसमें एकता पर बात करेंगे। प्राचीन भारत में क्या रहा है, मध्यकालीन भारत में क्या रहा है, ब्रिटिश शासन में क्या रहा है, स्वतंत्र भारत में क्या रहा है, राष्ट्र निर्माण की समस्याएं, राष्ट्रीय एकता के लिए सुझाव। मोटे तौर पर समझिए, भारत में एक ही दौर नहीं आया है, ये ना समझिए कि आज हम यहाँ पर जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सारी प्रेजेंट में होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि उसका एक पीरियड रहा है, ठीक है। वो पीरियड कैसे रहा है, हम लोग बात करेंगे एंसेंट के बारे में, हम लोग बात करेंगे मेडिवल के बारे में, हम लोग बात करेंगे मॉडर्न के बारे में। और मॉडर्न से ही कौन सा रिलेट करेगा, मॉडर्न से ही आपका रिलेट करेगा जब ब्रिटिशर्स जो हैं वो भारत में आए हैं, ठीक है। तो ये सारा एक फेज रहा है, सब में कुछ ना कुछ चेंजेस रहे हैं। हो सकता है एंसेंट में भारत में कुछ डाइवर्सिटीज भिन्न तरह की रही हों, अलग तरह की रही हों, यहाँ पर आज प्रेजेंट में कुछ अलग है, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स आए तब कुछ अलग था। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्षेत्रीय विविधताएं।
स्वायत्तता, पहचान तथा एकीकरण के मुद्दे। फिर रीजनल डाइवर्सिटीज इंडिया में आती हैं। अभी तक हमने डाइवर्सिटीज भारत के बारे में इसमें पढ़ा पहले टॉपिक में, लेकिन अब रीजनल, क्षेत्रीय भी डाइवर्सिटीज यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। समस्याएं भी हैं, ठीक है, समस्याएं भी हैं, उनकी ऑटोनॉमी भी, स्वायत्तता भी है, ठीक है, आइडेंटिटी भी है, उनकी पहचान भी की जा सकती है, ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन, उनका एकीकरण भी है। तो इस सारे विषयों पर आपको चर्चा करनी है। भारत में क्षेत्रीय विविधताएं, क्षेत्रीय स्वायत्तता का क्या मुद्दा रहा है, स्वायत्तता की अवधारणा, लक्षण, केंद्र, राज्य के संबंधों की प्रकृति, पहचान तथा एकीकरण का मुद्दा। स्वायत्तता से अगर आप लोग परिचित नहीं हैं, स्वायत्तता का मतलब होता है कि भारत में भी अगर देखा जाए कभी ना कभी आवाजें उठी हैं कि मुझे एक स्वतंत्र क्षेत्र बना दीजिए, एक स्वतंत्र राज्य बना दीजिए, जो भी करेंगे हम स्वायत्तता के। आप काफ़ी देखोगे ये चीज़ें, अगर आप पूर्वोत्तर में देखो तो ज़्यादा चली हैं, ठीक है। अगर हम चाहे वो नागालैंड की बात कर लें, ठीक है, चाहे असम की बात कर लें, उस वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें थी, ठीक है, मिजोरम की बात कर लें, तो ये सिर्फ स्वायत्तता से पूरी तरीके से ग्रसित रहे हैं। स्वायत्तता की मांग उठाते रहे कि हमें स्वायत्तता चाहिए, ठीक है, हमें स्वायत्तता चाहिए, हम अपने हिसाब से अपने कानून को ढालने की प्रयास करेंगे, अपने समाज में अपने रूल्स को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ें जो हैं वो स्वायत्तता में आ जाती हैं, ठीक है। इनके बारे में आप क्लास 12th की बुक्स में पढ़े होंगे, जो आपका है सिविक्स की बुक, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से डिटेल में दी हुई हैं, ठीक है। खैर, उनसे परे हम लोग सिलेबस देख रहे हैं तो उसी पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्षेत्रीय विविधताएं, स्वायत्तता, पहचान, एकीकरण मुद्दे, फिर भी कुछ पहचान होगी, कुछ आइडेंटिटी होगी, ठीक है, और एकीकरण के काफ़ी मुद्दे भी होंगे जिन पर बात की जाएगी, जिन पर सहमति प्रदान की गई होगी। राज्य स्तर पर होगा, राज्य स्तर पर भी विवाद हुए होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर भी विवाद हुए होंगे, वो सारी चीज़ें इसमें आपको चर्चा करनी है। फिर आगे बढ़ते हैं कि भारत में जनजातीय समुदाय, ठीक है, भौगोलिक वितरण, पिछड़ापन, आत्मसातकरण, एकीकरण एवं दृढ़ीकरण के संदर्भ में। ट्राइबल कम्युनिटीज, भारत में जो आदिवासी लोग हैं, आप लोग जानते हैं ना, जनजातीय समुदाय जो है, जिनको आदिवासी समुदाय भी कहा जाता है, तो उन जनजातीय समुदायों के बारे में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दी जाएंगी, बताई जाएंगी, आपको समझाई जाएंगी, बेसिक चीज़ें, ठीक है। जिसमें आप क्या पढ़ोगे, ज्योग्राफिकल, उनका ज्योग्राफिकल विवरण कहाँ पर है, कैसा है। ज्योग्राफिकल वितरण का मतलब है कि जो आदिवासी समुदाय, जो जनजातीय समुदाय है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर बनेगा नहीं सही से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। मान लीजिए भारत है, ठीक है, ऐसे ही बना दिया है, तो भारत का कहाँ पे हो सकता है, ये मान लीजिए यहाँ पर बिहार में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, तो ये ज्योग्राफिकल एरिया के माध्यम से यहाँ पर जो जनजातीय समुदाय है वो वितरित किया गया है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। आप उड़ीसा में चले जाओगे तो आपको उड़ीसा में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कौन सा जो जनजातीय समुदाय है वो जहाँ, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है उसके बारे में, ठीक है, वहाँ पर रेशियो कितना रहा है इनका, कितने लोग जनजातीय समुदाय के सबसे अधिक निवास करते हैं, किस प्रदेश में निवास करते हैं, ये सारा आपका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। बैकवर्डनेस, ठीक है, बैकवर्डनेस पे बात होगी। बैकवर्डनेस का मतलब क्या हुआ, बैकवर्डनेस का मतलब हुआ आपका यहाँ पर जो पिछड़ापन है, उनको पिछड़ापन में क्यों रखा गया है, ठीक है, जो पिछड़ापन है उनको पिछड़ेपन में क्यों रखा गया है, उनको जो एक सामान्य नागरिक जीवन जीता है भारत का, उस तरह से क्यों नहीं रखा गया है, ठीक है। उनकी कुछ अपनी परंपराएं हैं, कुछ रीतियां हैं, कुछ संस्कृति है, उनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति से थोड़ा सा एक प्रकार से सभ्यता मान लीजिए, उनकी सभ्यताएं अलग रही हैं, ठीक है, वो अपनी सभ्यता के अनुसार, अपने परंपरा के अनुसार जीना चाहते हैं, इस वजह से उनको पिछड़ेपन में लाया जाता है, ठीक है, वो अपनी परंपरा को नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक। इन सब चीज़ों के बारे में, आत्मसातकरण के बारे में, ठीक है, फिलहाल ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बारे में आपको इसकी अवधारणाएं, विशेषताएं, विभिन्न राज्यों में जनजातियों की संख्या क्या है, जनजातियों का भौगोलिक वितरण क्या है, भारत में जनजातीय जीवन के प्रमुख लक्षण क्या हैं, कैसे आप चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे कि यह समुदाय जनजातीय समुदाय है, उसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं होंगी ना, ठीक है। अगर हम एक मनुष्य हैं तो हमारा दो आँख हैं, एक नाक है, ठीक है, एक दो कान है, ठीक, और हमारे पास एक तर्क संगत बुद्धि है, इस चीज़ को प्रमाणित करती है कि हम एक मनुष्य हैं। है तो दो आँख, एक नाक, दो कान, यहाँ पर एक कुत्ते के भी होते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी वो तर्क संगत जो बुद्धि है वो नहीं है, उसके पास वो तर्क संगत बुद्धि नहीं, इस वजह से वह एक जो मानवीय जीवन है वो नहीं व्यतीत कर पाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जनजातीय समुदाय की कुछ विशेषताएं, उसके कुछ लक्षण होंगे ना, जिन लक्षणों के माध्यम से वो जनजातीय समुदाय का प्रतीक माना जाता होगा, ठीक है। और भारत में तो काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा है, ठीक है, पहले की अपेक्षा,
ठीक है। तो इस वजह से उनको पिछड़ेपन में रखा जाता है। लेकिन क्यों रखा जाता है, क्या कारण है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ने में आएंगी। ठीक है, बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आपको चर्चा करवाएंगी। फिलहाल तो इतना हुआ। ठीक है, फिर जनजातियों का पिछड़ापन एवं अल्प विकास क्या हुआ। पिछड़ापन है लेकिन अल्प विकास है, अब वो भी विकास के मार्ग पर पूरी तरीके से प्रशस्त हैं। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि आज उनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, सभी लोग परिचित हैं यहाँ पर, जो हमारी माननीय जो राष्ट्रपति महोदय हैं, जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, वो भी एक जनजाति समुदाय से बिलोंग करती हैं, लेकिन आज भी वो जनजाति समुदाय से बिलोंग करते हुए भारत की प्रथम महिला हैं। तो आप इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि वो भी एक विकसित एक विकासशील अपने समुदाय को विकासशील बनाने के लिए अग्रसर हो रही हैं। ठीक है, तो अब भी उनका जो समाज में दर्जा है वो ऊपर उठ रहा है। तो इस वजह से अभी उनका अल्प विकास हुआ है, हालांकि उनका एक बहुत बड़ा रेशियो उस स्तर पे नहीं पहुंच पाया है, उनकी भागीदारी एक उस स्तर पे नहीं हो पाई है उस समुदाय की, लेकिन कहीं ना कहीं भागीदारी में कुछ बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से उनको अल्प विकसित कहा जा सकता है। ठीक, उनका अल्प विकास है, आशा करते हैं काफ़ी ज़्यादा आगे विकास रहेगा। इसमें आत्मसातकरण क्या होता है, ठीक है, जनजातियों में एकीकरण और दृढ़ीकरण क्या होता है, जनजातियों के लिए संवैधानिक कल्याण के प्रावधान क्या है। ठीक है, कैसे जनजाति समूह खुद को आत्मसातकरण करते हैं खुद का। ठीक है, भारतीय अगर देखा जाए भारतीय सभ्यता के सापेक्ष में, भारतीय संस्कृत के सापेक्ष में उनका कैसे आत्मसातकरण होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, फिर इसके लिए क्या प्रावधान बनाए गए हैं, कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में भी इसके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान किए गए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। फिर हम बढ़ते हैं आगे। भारत में जातिवाद तथा जाति की राजनीति, भारत में जातिवाद तथा जाति की राजनीति। ठीक है, भारत में जो कास्टिज्म सिस्टम है, पॉलिटिक्स है कास्ट की, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पर आगे आती है। ठीक है, तो जातिवाद क्या होता है, आप लोग देखते हैं जातिवाद को प्रोत्साहन देने वाले क्या कारक हैं, जातिवाद के दुष्परिणाम क्या हैं, भारत में जाति की राजनीति की क्या प्रकृति है, आधारभूत कारण क्या है, इसके परिणाम क्या है, जातिवाद के निवारण क्या है। क्या देखते हैं, इलेक्शन कैसे होता है, आजकल क्या होता है कि जातिवाद के नाम पर ही काफ़ी लोगों से वोट डलवाए जाते हैं, कुछ भी होता है। तो जातिवाद का जो एक मुद्दा सुनते हैं, इस पे बारे में आप लोग भारतीय संदर्भ में समझेंगे। इसकी एक जाति की राजनीति आजकल हो रही है, ये बहुत ही चर्चा का विषय है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सांप्रदायिकता एवं भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति क्या होती है। सांप्रदायिक है मतलब कुछ ऐसे आप लोगों को मिल जाएंगे, कुछ ऐसे फेसेस मिल जाएंगे जो सांप्रदायिक तरीके से अपने हक को पाने के लिए आगे आना चाहते हैं। ठीक है, तो सांप्रदायिकता भी एक मुद्दा रहा है। सांप्रदायिकता नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है। कुछ लोग अपने सकारात्मक हक के लिए, वास्तव में अपने हक के लिए सांप्रदायिक बनना चाहते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं जाती है, वही एक माध्यम है जिसके माध्यम से वो अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। सांप्रदायिकता का जो स्वरूप है वो निर्धारित करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरन उन्हें करना पड़ता है। और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो सांप्रदायिकता को ही एक माध्यम साधन समझते हैं, उनको कुछ लगता ही नहीं कि और कोई साधन हो सकता है। ठीक है, दंगे कराना, दंगे फसाद कराना, ये सारी चीज़ें जो आप देखते हो, ठीक है, कुछ नहीं है। आगजनी करना, ट्रेन में आग लगा देना, ठीक है, क्या इन्हीं माध्यमों से सरकार तक आवाज़ पहुंचेगी? क्या कोई और माध्यम नहीं हो सकता है? तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, इस पर आपको और हर चीज़ में राजनीति जुड़ गया है, राजनीति हर जगह संलिप्त है, इस पर भी आप चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको लिए क्या कहते हैं, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। सांप्रदायिकता की क्या अवधारणा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति कैसे हो रही है, आंतरिक एवं बाह्य पक्ष क्या हैं, सांप्रदायिकता के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। अब स्वाभाविक है सांप्रदायिकता कोई सही चीज़ नहीं है, लेकिन इसके दुष्परिणाम तो होंगे ना, इसके परिणाम नहीं आएंगे, इसके दुष्परिणाम आएंगे। सांप्रदायिकता निवारण के लिए क्या सजेशन दिया जा सकता है कि जिससे इसको बढ़ावा ना मिल सके, ये सारी चीज़ें मोटे मोटे तौर पे आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला है कि भारत में सामाजिक वर्ग, भारत में सामाजिक वर्ग खेतीहर ग्रामीण, ठीक है, औद्योगिक नगरी एवं मध्यम वर्ग। अब हम आते हैं भारत में जो सामाजिक वर्ग होते हैं, आप खेतीहर ग्रामीण को देखते हो जो खेती कर रहा होता है, आप ऐसे नगरीय क्षेत्रों में देखते हो जहाँ पे लोग फैक्ट्रीज में जाकर काम करते हैं। मध्यम वर्ग को देखते हो जो बस अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उन सब के बारे में आपको चर्चा करनी है। सोशल क्लासेस इन इंडिया, भारत में सामाजिक जो क्लासेस हैं, वर्ग उनके बारे में, चाहे वो एग्रेरियन रूरल हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल अर्बन हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो। ठीक है,
इसका क्या अर्थ है, भारत में क्या सामाजिक वर्ग की विशेषताएं हो सकती हैं, वर्ग चेतना की क्या अवधारणा है, भारत में वर्ग इसका विभाजन कैसे किया जाता है, कुछ कैटेगरी वाइज किया जाता है, ठीक है। भारत में वर्गों की परंपरागत संरचना क्या है, क्या यहाँ पर जो परंपरागत संरचना है उनको कैसे विभाजित किया गया, इस पर चर्चा करेंगे। खेतीहर अथवा ग्रामीण वर्ग की संरचना की प्रकृति है, ठीक है। औद्योगिक अथवा नगरीय वर्ग की संरचना की प्रकृति के बारे में बताया जाएगा। इस सारी चीजें, ठीक है, एक निचले स्तर से लेकर के एक ऊपर के स्तर तक जा करके कैसे इनका वर्ग विभाजन किया जाता है, इस पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। अगला है बहिष्कार बनाम समावेशन, ठीक है। बस 2 ही टॉपिक इसमें आपको आगे पढ़ने हैं। अगला टॉपिक है बहिष्कार बनाम समावेशन, जिसमें दलित और पिछड़े वर्ग आते हैं। अभी हमने जनजातीय समुदाय की बात की है, अब दलित और पिछड़े वर्ग के बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे। क्या होता है, जिनको आप लोग एससी और ओबीसी पढ़ते हो, ठीक है, तो आपकी क्या कैटेगरी है, ठीक है, आप ओबीसी से हैं या फिर आप एससी से हैं, ठीक है। तो ये जो आपका है एससी और ओबीसी, इनके बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सक्लूसिव वर्सेज इंक्लूजन, ठीक है। डिटेल्स एंड बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, जिसमें आपको बहिष्कार की अवधारणा बताई जाएगी, मुख्य आधार क्या है, समावेशन का अर्थ क्या है, क्या एलिमेंट है, भारत में दलित और दलित का वर्ग अभिप्राय क्या है, यानी कि इनके जो दलित हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, यानी एससी ओबीसी के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। इनका कैसे परिवर्तन, परिस्थिति में, इनकी स्थिति में कैसे परिवर्तन हुआ है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए क्या कानून बनाया गया, कब इसको लागू किया गया, सारी चीज़ें, इसका क्या अर्थ होता है, ठीक है, कौन इस कैटेगरी में आएंगे, कौन दलित की कैटेगरी में आते हैं, ये सारी चीज़ें। लास्ट टॉपिक है आपका भारत में अल्पसंख्यक एवं स्त्रियां, ठीक है। तो इसमें माइनॉरिटीज़ भी आती हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, अल्पसंख्यक, और कुछ विमेन की भी कंडीशन भारत में बताई जाएगी। अल्पसंख्यक का अर्थ, ठीक है, क्या होता है, किन लोगों को अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ में शामिल किया जाएगा। भारतीय समाज में अल्पसंख्यक, भारत में अल्पसंख्यकों की सीमाएँ क्या, समस्याएँ क्या हैं, क्या कारण हैं, अल्पसंख्यकों के लिए सरकार के लिए क्या प्रयत्न किए जा सकते हैं, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, उनको अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी की कैटेगरी में क्यों रखा गया है, भारतीय समाज में स्त्रियों का क्या रोल है, ठीक है, विभिन्न युगों में स्त्रियों की क्या स्थिति रही है, आधुनिक भारत में स्त्रियों की परिस्थिति और स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन के क्या कारण है, यानी कि जो स्त्रियों की स्थिति रही है प्राचीन सभ्यता से लेकर के वर्तमान सभ्यता तक, इसमें क्या बदलाव आए हैं, क्या स्तर में परिवर्तन आया, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करी जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल ये तो आपका यहाँ पर रहा है, लेकिन अगर हम बात करें, अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं सेमेस्टर एग्जाम की, ठीक है, आपको पता है कि ये जो आपका सिलेबस होगा, ये एक सेकेंड, जी हाँ, ये जो आपका सिलेबस है इस एमसीक्यू बेस्ड होगा, आपको पता है इस पर एग्जाम होगा एमसीक्यू बेस्ड, लेकिन फिर भी आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, आई होप कि एग्जाम क्लियर कर देंगे। फिर भी टारगेट गुरुकुल आपके लिए यहाँ पर जो यहाँ पर कोर्सेज चला रहा है, ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे कि आपको बस टारगेट गुरुकुल जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करना है, ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पर कराई जाएगी सोशोलॉजी की, ठीक है, अगर आप 4th सेमेस्टर से भी हैं, ठीक है, तो भी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। 2nd सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक है, तो कंप्लीट है ही, आप लोगों को यहाँ पर पूरे PDF नोट्स वगैरह यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो कोर्स होगा, ठीक है, इसकी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट होगी, इसमें आपको कंप्लीट जो पूरा आपका सोशोलॉजी का पूरा सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग PDF नोट्स वगैरह जो भी होगा वो प्रोवाइड कराया जाएगा विथ फुल गाइडेंस, ठीक है। तो बस टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू आप लोग अपने कोर्सेज के माध्यम से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर अपडेट पाने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।